हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आपके समझ फिर एक बार उपस्थित हो चुका हूं। और इस जो श्रृंखला का नाम है बेटा, क्या नाम है? परिणाम श्रृंखला। क्या नाम है? परिणाम श्रृंखला। जिसमें सबसे पहली सीरीज हम स्टार्ट करें किसके? हिस्ट्री के। और हिस्ट्री की जो ये सीरीज है, एक तरीके से आप जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़े हैं उस सब के लिए होगा। आप चाहे तो इसे रिवीजन के तौर पे 15-20 मिनट की क्लास रहेंगे और पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक रहेगा। इस बार मैंने आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, हमने पाषाणकालीन सभ्यता लिया हुआ है और उससे आपके प्री में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएँगे। समझ रहे हैं? क्योंकि इसको तैयार करते समय घटना चक्र को, यूथ पब्लिकेशन को, इन सभी बुकों का क्या लिया गया है? सहारा लिया गया है। हाँ? तो आइए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस श्रृंखला में हमारी जितने भी पढ़ने वाले क्वेश्चन होंगे, आप आराम से कर ले जाएँगे। तो आइए सबसे पहले हिस्ट्री का पहला क्लास लेते हैं। तो आइए बच्चे देखिएगा, सबसे पहले मैंने हमको आपको समझना है बेटा कि भैया क्या है इतिहास। क्या लिखा हुआ बच्चे? इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं इतिहास कहते किसे हैं। सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं इतिहास कहते किसे हैं बच्चे। तो इतिहास का अभिप्राय होता है कि हमारे अतीत में जो कुछ भी घटित हुए हैं, हमारे अतीत में जो भी कुछ घटित हुए हैं उनके बारे में जानकारी अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चे? इतिहास। जैसे अभी आपसे मैं बोला, तो जस्ट इसके पहले की जितनी बातें हैं वो सारे क्या हो गए? इतिहास हो गए। क्या हो गए? इतिहास। इतिहास का अभिप्राय होता है हमारे अतीत में जो कुछ घटित हुए हैं उनके बारे में जानना, समझना ही क्या कहलाएगा बच्चे? इतिहास। अब इन इतिहास को बच्चे जब आप पढ़ेंगे तो इन इतिहास को पढ़ते समय बेटा कुल इसको 3 वर्गों में किया गया है। कितने वर्गों में क्लासिफिकेशन किया गया इसका? 3। एक तो बेटा क्या होता है? प्राग इतिहास होता है। क्या होता है? प्राग इतिहास होता है। दूसरा जो होता है बच्चे, दूसरा कौन सा होता है? आद्य इतिहास होता है। और तीसरा जो होता है बेटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं बच्चे? ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बेटा प्री हिस्ट्री होता है, दूसरा क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री होता है और तीसरा बच्चे होता है हिस्टोरियन पीरियड। तो ध्यान देना, हिस्ट्री को, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि प्राग इतिहास कहेंगे किसे? प्राग इतिहास कहेंगे कैसे बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त है, जहाँ पे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हों, पर लेकिन उसे हम लोग क्या कर पाएँ? पढ़ ना पाएँ। उसके बारे में जानकारी अध्ययन न कर पाएँ कि ये लिखा है तो क्या है? या कोई चीज़ हमें मिला, जैसे कोई भी वस्तु हमको मिल गया, तब ये ना पता कर पाएँ कि है क्या? समझ रहे हैं? तो जहाँ पे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त तो हों, पर लिखित प्रमाण ना हो, मतलब उसकी कोई विशेष जानकारी हमको न मिले। जैसे बेटा अगर आप पाषाणकालीन सभ्यता को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे इसमें बहुत सारे चित्र मिले हुए हैं, बहुत सारे हथियार मिले हुए हैं पत्थर के, तो क्या उनसे आपको बहुत ज़्यादा आप जानकारी अध्ययन नहीं कर सकते हैं कि पाषाणकालीन सभ्यता कैसी थी? या पाषाण काल में मानव का जीवन यापन कैसा था? या वहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी थी? आप इन सब के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, जो कुछ मिलता है चित्रण बनता है, या कोई बर्तन मिल गया, या कोई आपको क्या मिल गया? हथियार मिल गया स्टोन का, तो कोई न कोई ऐसी चीज़ें मिलेंगी। पर इनसे एग्ज़ैक्ट प्रमाण का पता लगा पाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए बच्चा इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राग इतिहास। तो प्राग इतिहास में बेटा ध्यान देना है, किसी भी चीज़ का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त तो होते हैं, पर कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है। याद रखिएगा बच्चे। अब इसी प्राग इतिहास को बच्चे ध्यान देना है, 3 भागों में बाँटा गया है। इसी प्राग इतिहास को कितने भागों में बाँटा बच्चे? 3 भागों में। तो एक कौन-सा होता है बेटा? पूरा पाषाण काल, जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। दूसरा कौन-सा बच्चे है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन-सा बच्चे है? नव पाषाण काल। तो अगर आपसे कहा जाए तो इसी प्राग इतिहास को भी कितने भागों में बाँटा गया? 3। कौन-सा? पैलियोलिथिक एज है बेटा, मेसोलिथिक एज है और न्यूलिथिक। तो अभी इनसे क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, भैया आपको मैं सारा कुछ बताऊँगा। अभी इनसे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मैं सारा कुछ बताऊँगा कि क्या-क्या यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं ना। अब आइए बेटा, अब समझते हैं कि आद्य इतिहास किसे कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आद्य इतिहास किसे कहेंगे। तो देखिए बच्चे, यहाँ भी साक्ष्य प्राप्त होंगे, यहाँ भी साक्ष्य प्राप्त होंगे, यहाँ लिखित प्रमाण भी होगा, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता बेटा। लिखित प्रमाण तो मिला। अगर आपसे कहा जाए, जैसे बेटा एग्जाम्पल लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता बेटा शुरुआती दौर, बाद की जो चीजें हैं, अगर देखा जाए तो वैदिक सभ्यता जो स्टार्ट होता है वो 1500 बीसी से लेकर बेटा कहाँ तक है? ये 600 बीसी तक है, वैदिक एज है। तो जो प्रारंभिक वैदिक सभ्यता है, वहाँ पे तो हमको नहीं समझ पाते कि क्या कहना चाहते हैं। और जब शुरुआती थोड़ा सा है प्रारंभिक समय से, जब हम लोग इसके
अंत के समय आते हैं तो हम थोड़ी बहुत पढ़ाई कर पाते हैं कि हाँ क्या कहना चाहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ लिखित प्रमाण तो मिलेगा, पर उसे हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो जिसका लिखित प्रमाण मिले और जिसको पढ़ नहीं पाए, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, आद्य इतिहास। क्या बोलते हैं, आद्य इतिहास। तीसरी बात बेटा, अब ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, तो यहाँ बच्चे बहुत ही आसान है, मतलब हमको प्रमाण, लिखित प्रमाण भी मिला और उसे हम लोग क्या करें बेटा, पढ़ भी पाए। तो जिसका लिखित प्रमाण मिले और जिसको पढ़ पाए, समझ पाए, वो बेटा क्या है, ऐतिहासिक काल है। जैसे 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। मतलब आपसे कहा जाए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आप कह सकते हैं तो किसका समय दौर स्टार्ट होता है, ऐतिहासिक काल का। अब यहाँ से जो भी आपको इतिहास में घटित घटना मिलेंगे, उनके सारे प्रमाण को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, हर एक चीज। पर इसके पहले की जो कहानियां हैं आदि ऐतिहासिक है, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा हमको प्रमाण मिलता तो है, पर हम कोई लिखित प्रमाण जो मिला भी तो उसे सही तरीके से पढ़ नहीं पाए। यहाँ बेटा क्या हुआ, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, कुछ प्राचीन वस्तुएं मिली, कुछ यहाँ पे वस्तुएं मिली, जैसे कुछ यहाँ पे बर्तन मिल गए थे बेटा, कुछ यहाँ पे क्या हथियार मिल चुके थे। तो इन सभी के आधार पर हम लोग तुलना करते हैं कि हाँ यहाँ भी मानव रहते थे, शिकार करते थे या रंग का प्रयोग करते थे। जैसे अभी आगे पढ़ाऊंगा भीमबेटका गुफा, तो वहां देखेंगे चित्रकारी की गई है। तो क्या चित्रकारी की गई, उससे क्या प्रश्न बनते हैं, आइए देखते हैं। तो बेटा आप लोग इसका वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, समझ पाए। चलिए, तो आप समझ लिए कि इसको, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है ना। आइए, अब आइए बच्चे, हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बन सकता है बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे, किससे देखेंगे, पाषाणकालीन से। किससे देखेंगे बच्चे, पाषाणकालीन सब तथ्य से। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, तो देखो बच्चे, सबसे पहली बात क्वेश्चन यही बन जाएगा बेटा कि उस समय कुछ संस्कृतियां पाई जाती थी। संस्कृति किससे कहते हैं, कल्चर किससे कहते हैं, कि जहाँ पे जो मानव समाज हो या कोई भी समाज हो, तो उनका रहन सहन, खान पान, हर एक चीज अगर एक जैसा होता है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कल्चर। जैसे हम लोग उत्तर भारत की, अगर इंडिया की बात करेंगे, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, तो हमारे उत्तर भारत की तरफ चले जाएंगे, जैसे पंजाब में जाइए, तो पंजाब में लोग क्या करते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं मैक्सिमम, उसके साथ पगड़ी लगाते हैं। महिलाएं जो होती है समीज सलवार पहनती है। तो ये क्या हुआ, एक वहाँ का कल्चर है। खाने में वो लोग दाल चावल गेहूं बाजरे मक्का इन सब का प्रयोग करते हैं। वही दक्षिण भारत में चले गए बेटा, तो वहाँ लुंगी धोती पहनते हैं बेटा, और देखा जाए तो लुंगी कुर्ता पहनते हैं। उसके साथ साथ वहाँ भोजन में क्या है, मछली है। क्यों, कि भौगोलिक क्षेत्र में जो चीजें जहाँ मिलेंगी, उनका भोजन का सोर्स भी वही होगा। तो कल्चर का अभिप्राय ये होता है कि जहाँ पे हर एक चीज, रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा अगर एक जैसा होता है, तो वहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार के कल्चर के लोग रह रहे हैं। तो इसी प्रकार से बेटा, आपसे अगर पाषाणकालीन सभ्यता से क्वेश्चन बनेगा, तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, क्या बनेगा, आपसे पूछेगा कि चापर चापिंग टेबुल संस्कृति कहाँ पाई जाती थी पाषाणकालीन सभ्यता में। तो अगर चापर चापिंग, बेटा एक तरीके से ध्यान देना, हथियार है सब, चापर चापिंग टेबुल ये सभी पत्थर के हथियार है। तो मतलब ये सभी हथियार जहाँ बना के लोग एक साथ रहते होंगे, उनका एक संस्कृति बन गई। तो पूछ लेंगे संस्कृति कहाँ पाई जाती है बेटा, तो ध्यान देना है, सोहन नदी। अब ये सोहन नदी है कहाँ बच्चे, पंजाब पाकिस्तान में है। कहाँ है, पंजाब पाकिस्तान में। तो आपसे पूछ ले चापर चापिंग टेबुल संस्कृति कहाँ पाई जाती है, तो पंजाब पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के पंजाब में। जी, पाकिस्तान के पंजाब में। दूसरा आपसे पूछे सर्वप्रथम हैंडेक्स संस्कृति कहाँ मिलती है, मतलब कुल्हाड़ी की, जहाँ कुल्हाड़ी प्रयोग करते होंगे। तो सबसे प्रथम हैंडेक्स अगर पूछे बच्चे कहाँ मिलते हैं, भारत के मद्रास में। कहाँ मिलता है, भारत के मद्रास में। तीसरी बात बच्चे, अगर आपसे पूछे कि मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं बेटा। ये क्वेश्चन और बन जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मध्य पाषाण काल को, मध्य पूरा पाषाण काल को किस नाम से जानते हैं, तो मध्य पूरा पाषाण काल को किस नाम से जानते हैं बच्चे, फलक संस्कृति। तो आपसे अगर ये ना पूछ के सीधा पूछ लेगा फलक संस्कृति किस कालीन सभ्यता को जानते थे, तो आप बता दें कि मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते थे। इसके साथ बेटा अगर आपसे कहे तो जो ताम्र युग है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप घटना चक्र को, यूथ पब्लिकेशन को, किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा के देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ताम्र पाषाणकालीन युग पूछेंगे तो उसे हम लोग क्या बेटा किस नाम जानते हैं, उसे बोलते हैं चालकोलिथी का युग। अगर पूछा जाए तो चालकोलिथी, तो चालकोलिथी का युग किसे कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण काल। मतलब यहाँ किसका प्रयोग होता है, तो बेटा कापर का। किसका होता है, कापर का। और कापर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है बच्चे, 29 होता है। किस ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है। जाने दो, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस बाद में पढ़ेंगे। आइए
देखिए बेटा, तो इसके साथ बच्चे, तो ये बात आपने समझ पाए कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछे अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिलती है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिलती है बेटा, तो इसका अगर प्रमाण पूछे तो ध्यान देना, बेलन नदी लोहदा नाला क्षेत्र में, बेलन नदी के लोहदा नाला क्षेत्र में मिलता है। क्या मिलता है बच्चे? हाँ ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बेटा तो आप ध्यान देना है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिलती है, बेलन नदी के लोहदा नाला क्षेत्र में मिलता है, राइट। इसके बाद बेटा अगर गुजरात में स्थित क्या बेटा, लंघनाज, अच्छा इसी को लंघनाग भी कहते हैं, इस गुजरात में स्थित है स्थान, इसका नाम है लंघनाज, इसी को लंघनाग भी कहते हैं। ध्यान देना। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, अब पूछा गया है पेपर में, पैरों को मोड़ कर दफनाने का साक्ष्य प्राप्त है। तो यहाँ से बेटा ध्यान देना, पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ पर पैरों को मोड़ कर दफनाया जाता था, तो गुजरात के कहाँ मिलता था बेटा, लंघनाज में, इनको पैरों को मोड़ कर दफनाया जाता था। दूसरी बात बेटा, अगर आपसे पूछे पशुओं को हड्डियों का कब्रिस्तान, तो पशुओं की हड्डियों का कब्रिस्तान भी कहाँ से पाया गया है, लंघनाज से पाया गया है। और उसके बाद कुछ मिट्टियों का बर्तन भी कहाँ से मिला बेटा, लंघनाज से मिला हुआ है। और उसके साथ 14 मानव का कंकाल, तो 14 मानव का कंकाल भी कहाँ से मिला बेटा, लंघनाज से। तो लंघनाज अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के नजरिए से आपके पाषाणकालीन सभ्यता से। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन याद करेंगे, पैरों को मोड़कर दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, यही से, पशुओं के हड्डियों का साक्ष्य भी कहाँ मिला है, यही से, कुछ मिट्टियों का बर्तन कहाँ मिला है, यही से, और 14 मानव का कंकाल भी कहाँ से मिला है, लंघनाज से। और लंघनाज है कहाँ बच्चे, तो गुजरात में। बोलो सारे क्वेश्चन क्लियर है? चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बन जाएगा। देखिए अगला बेटा क्वेश्चन है, अब ये तो अगर आप कोई भी यूपी का एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी के नजरिए से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये है, बाकी ऑल इंडिया एग्जाम आप कोई भी दे रहे हैं तो उसके नजरिए से तो है ये है। तो ये बच्चे देखिएगा, यहाँ से उत्तर प्रदेश में पाषाणकालीन स्थल, तो बेटा उत्तर प्रदेश से पाषाणकालीन स्थल में देखेंगे तो आपके प्रतापगढ़ बड़ा फेमस है, प्रतापगढ़ आपका बहुत फेमस है। और प्रतापगढ़ से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं बेटा, तो ध्यान देना है, प्रतापगढ़ में कुल 3 स्थान है। एक तो बेटा कौन सा है, महदहा, एक तो बेटा महदहा है, दूसरा सराय नाहर राय है, और तीसरा क्या है, दमदमा है। ये तीनों स्थान कहाँ है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ पर है बेटा, यूपी में है। तो देखिएगा सबसे पहले देखते हैं प्रतापगढ़ महदहा से क्या मिलता है बेटा, प्रतापगढ़ महदहा से क्या मिलता है। तो यहाँ से बच्चे ध्यान देना, पहली बात 34 कब्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ बेटा। तो पूछे 34 कब्रों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ध्यान देना है कहाँ से, महदहा से, प्रतापगढ़ से। और इसमें से जो 5 कब्र है बेटा, 5 कब्र है, उसमें 12 हिरण सिंह वाला माला मिला है। जो 12 सिंघा वाले हिरण होते हैं उनके क्या मिले बेटा, माला मिले हुए, मतलब सिंहों का क्या बनता था, माला। और वहीं इसके साथ में जो कब्र नंबर 5 में क्या मिला है, 12 से हिरण सिंह वाला माला मिला है। और जो कब्र नंबर 9 है उससे 5 सिंह का छल्ला मिला है। तो आपसे पूछ ले 5 सिंह का छल्ला वाला कौन सा कब्र है, तो 9 नंबर का है। और 5 नंबर का कौन सा है बेटा, तो आप समझ लीजिए ये है। इसके अलावा हड्डी एवं सिंह से निर्मित उपकरण, मतलब आप समझिएगा जो हड्डियां होती थी ना, हड्डियों से आभूषण बनाई जाती थी उस समय ना, तो हड्डियों से निर्मित उपकरण भी मिलते थे, हथियार भी मिले हुए हैं यहाँ से, और बहुत सारी चीजें यहाँ से मिली हुई है। इसके साथ बेटा 35 खंड के चूल्हे का भी साक्ष्य आपसे पूछे कहाँ मिला है, तो ध्यान देना है मदहा से मिला हुआ है, प्रतापगढ़ से, ठीक है। इसके बाद आइए बेटा, अब आइए सराय नाहर से, सराय नाहर। अब सराय नाहर की बात करेंगे बच्चे, तो सराय नाहर राय से ध्यान देना, ये भी कहाँ बच्चे, प्रतापगढ़। कहाँ है, प्रतापगढ़। तो यहाँ से क्या मिला, देखो 34 कब्र की बात करेंगे कहाँ बताएंगे, मदहा। पर बेटा यही 15 मानव कब्र के साक्ष्य अगर पूछे कहाँ से मिले हैं, तो 15 मानव कब्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सराय नाहर, रायगढ़, प्रतापगढ़ से, सराय नाहर, प्रतापगढ़ से। और 100 में बाण और तीर धसे होने का प्रमाण है बेटा। अब मतलब सोचिए 100 ऐसा मिला इसमें बाण धसे हुए का प्रमाण है। अब बेटा अगर बाण धसा होगा तो उसे चलाने के धनुष होगा, मतलब इसका मतलब ये हो गया उसमें शिकार को लेकर बाण और धनुष का लोग प्रयोग करते होंगे, तभी तो इसके शरीर के अंदर क्या मिला, बाण और तीर मिला बेटा। तो आपसे पूछ लिया जाए बाण और तीर किस 100 में जो 100 मिला है वो कहाँ प्राप्त हुआ है, तो सराय नाहर, प्रतापगढ़ से। इसके बाद बच्चे यहाँ
4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे बेटा। मतलब ऐसा लग रहा है जमीन कमी पड़ गया था क्या, एक साथ ही दफना दिया गया था। पर आप तर्क लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए तर्क है, क्योंकि इसका कोई लिखित प्रमाण तो है नहीं, तो जो प्रमाण मिले हैं बस उन पे तर्क लगाया जा सकता है, चारों को क्यों दफनाया गया। समझ रहे बच्चे? तो ध्यान देना है, तो यहाँ पे 4 मानव कंकाल का एक साथ दफनाया गया बेटा। इसके साथ यहाँ कब्र आवास क्षेत्र के अंदर बनाए जाते हैं बेटा। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ वो रहते थे, जब कोई मृत्यु हो जाता था तो उनको उसी घर के अंदर ही क्या करते थे, गाड़ देते थे। मतलब ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा प्रेम करते होंगे, हो सकता है तर्क लगा सकते हैं फैमिली से, उनको दूर रखना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनको अपने घर के अंदर ही, अपने आवास के अंदर ही क्या करते थे, दफना देते थे। तो ये सारे प्रमाण कहाँ से मिले बच्चे? सराय नहर प्रतापगढ़ से, राइट। इसके बाद बच्चे देखेंगे दमदमा प्रतापगढ़ में, ये भी है बेटा। यहाँ से क्या मिलते हैं बेटा? यहाँ से बच्चे 41 मानव कब्र का साक्ष्य, अगर पूछे 41 मानव के कब्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? दमदमा प्रतापगढ़ से। इसमें से 500 कैसे बेटा? युगल। अब युगल है 500 कैसे बच्चे हैं? युगल 100 हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये युगल का मतलब होता है बेटा जोड़े में। किसका मतलब क्या होता है बच्चे? जोड़ा में। तो हो सकता है ये जोड़े में दफनाए होंगे। अब यहाँ हो सकता है एक सती प्रथा का प्रमाण। क्यों? क्योंकि युगल में हो सकता है पति पत्नी को एक साथ दफनाया गया होगा, तो हो सकता है सती प्रथा। अच्छा, ये भी कोई फिक्स नहीं है कि दोनों मेल थे या दोनों फीमेल थे, तो हम लोग तर्क लगाने की कुछ भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। और इसके साथ बच्चे एक कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हैं। अब इसका अजब की बात है, एक कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हों। अब आप लोग फालतू तर्क मत लगा लीजिएगा कि एक आदमी रहा उसकी 2 पत्नियां होंगी तो दोनों को एक साथ दफना दें। होने को तो कुछ भी हो सकता है, हाँ, दया कुछ तो है। अब दया आज तक पता नहीं लगा पाया कि दया क्या है, समझ रहे हैं, कुछ तो गया है। तो देखो बच्चे 3 क्वेश्चन याद करिए बेटा। अगर आपसे कहा जाए, अगर देखो इसके पहले मैंने आपसे बताया इस वाले पॉइंट में, तो देखिए बच्चे यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 14 मानव का कंकाल अगर आपसे पूछे तो कहाँ से मिला? गुजरात से। 14 मानव का कंकाल कहाँ से मिला है? गुजरात से। पर वही पूछे 34 कब्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे महादहा से। वही पूछे 15 मानव कब्र कहाँ से प्राप्त हुए? सराय नहर से। और वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 41 मानव के कब्र कहाँ से प्राप्त हुए बेटा? दमदमा से। या युगल 100 कहाँ से मिले हैं? तो भी कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। और इस तीनों के तीनों स्थल कहाँ बच्चे? आप ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगर बात समझ में आ गई तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग क्या कहते हैं? स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट, यस यस ले लीजिए। जी जी जी, आइए। आप लोग तो इसके बारे में तरक्की काफी किए हैं। आइए अब बच्चे और क्या प्रमाण मिलता है यहाँ से हमको? तो यहाँ से बच्चे और प्रमाण क्या मिलेगा? देखिए बच्चे, अब यही इसी समय का एक था बेटा भीमबेटका गुफा। कौन था? भीमबेटका गुफा। तब भीमबेटका गुफा से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जरा समझिए। तो सब्जी बात बेटा, ये स्थित कहाँ है? एमपी के रायसेन जिला में। कहाँ बेटा? ये एमपी के रायसेन जिला में स्थित है। पहली पॉइंट तो कहाँ है? रायसेन जिला में। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1957 में बी.एस. बाकबर। किसने किया था? 1957 में इसकी खोज किसने किया था? बी.एस. बाकबर ने किया था। किसने किया था? बी.एस. बाकबर ने किया था। और इसमें बेटा कुल 600 गुफाओं की सूचना मिलती है। मतलब कुल टोटल कितनी गुफाएं थी? 600 गुफाएं थी। और 600 गुफाएं थी बच्चे, और इस गुफाओं में कुल 16 प्रकार के रंग का प्रयोग करते थे। मतलब आप समझिए कि वो लोग चित्रण एवं रंग की जानकारी रखते थे, क्योंकि उनके पास जानकारी थी, वो चित्र भी बना लेते थे और रंग भी। तो मतलब हो सकता है कि उन्होंने जो भी फील कर रहे होंगे या जो कुछ उनको समझ में आ रहा होगा उसको लिख तो पा नहीं रहे थे, क्योंकि उसमें कोई शब्दावली, कोई वर्णमाला तो थी नहीं कि क कबूतर कैसे लिखा जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करते होंगे? अपने मन की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्रकारी करते होंगे। क्या करते होंगे? चित्रकारी। तो चित्रकारी जो करते थे तो उसमें कुल कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किए थे? तो कुल 16 प्रकार के। कितने प्रकार के? 16। यहाँ से मैं जितनी पॉइंट बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये ध्यान दीजिएगा, सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। और इसमें बेटा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, लाल रंग एवं सफेद रंग का ये सर्वाधिक प्रयोग करते थे। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग करे थे, तो लाल एवं सफेद रंग का सर्वाधिक प्रयोग किए थे। ठीक है, अब आइए अगला चीज देखते बेटा। अब आइए यहाँ से कृषि से रिलेटेड साक्ष्य। अब कृषि में लेकर काफी समस्या होती है, कई बार होती है। आज आपको कृषि से रिलेटेड जितनी भी समस्या है बेटा सब दूर हो जाएगी। देखिए बेटा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? प्राचीन साक्ष्य
तो देखो बेटा, लहुरा देव संत कबीर नगर जिला में है, और कहाँ पर है बेटा, ये भी यूपी में है। हाँ, लहुरा देव कहाँ है, संत कबीर नगर जिला में है, ये भी कहाँ बच्चे, यूपी में। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 9000 से लेकर 7000 बीसी के मध्य में चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ध्यान समझिएगा, 9000 से लेकर 7000 बीसी के बीच में चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। आपको ये डाटा नहीं याद करना है, पर ये डाटा लिखने के पीछे एक तर्क है, बताता हूँ क्यों। उसके बाद बच्चे दूसरा अगर देखा जाए तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, जो बलूचिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे तो 7000 बीसी में गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ बेटा। तो जरा सोचिएगा, ये 7000 बीसी में क्या प्राप्त हुआ है, गेहूं। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से। जबकि चावल प्राप्त कहाँ से हुआ है, लहुरा देव से। अब बात दरअसल क्या थी, इसकी खोज पहले हो गई थी। जब खोज हुआ तो पहले इस स्थान की खोज हुई, तो लोगों ने प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का कहाँ माना, मेहरगढ़ बलूचिस्तान को माना। इसलिए जब आंसर आता है तो लोग लगाते हैं कहाँ, मेहरगढ़। पर बाद में पुरातात्विक खोजों से पता चला कि चावल का प्रमाण हमें मिला, और चावल का प्रमाण कहाँ से मिला, लहुरा देव संत कबीर नगर से। और ये कितनी पुरानी थी, 7000 बीसी से पहले 9000 बीसी के बीच में मध्य में था। तो इसलिए जब कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा, सबसे पहला साक्ष्य पूछेगा, तो आप मेहरगढ़ को न लगा के किसको लगाएंगे, लहुरा देव। अब पेपर में आया हुआ है, और उस समय आयोग ने इसका यही तर्क दिया था। क्यों, कि लहुरा देव का जब खोज हुआ तो ये क्या हुआ, ये उससे ज्यादा प्राचीन निकला। हाँ, तो 7000 बीसी में गेहूं के साक्ष्य मिले। और बेटा यही मेहरगढ़ से और क्या प्रमाण मिलते हैं, तो यही से स्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है कि यहाँ लोग स्थायी जीवन जीते थे। कैसे जीवन जीते थे, स्थायी जीवन जीते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पाषाण काल एवं हड़प्पा सभ्यता दोनों के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से पाषाण काल, ऐसा कौन सा पाषाणकालीन स्थल है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता एवं पाषाण काल दोनों की सभ्यता मिलती है। तो दोनों की जानकारी कहाँ से मिलती है बच्चे, तो आप बता सकते हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से। ठीक है, वही बेटा अगर इलाहाबाद के पास ही क्या है बेटा, कोल्डी हवा, एलडी हवा इलाहाबाद के पास ही, जिसको अब तो नाम अब चेंज हो गया, क्या हो गया है, प्रयागराज, आप जानते ही है। तो यहाँ से ध्यान देना बच्चे, 6500 बीसी में धान की भूसी का साक्ष्य मिला था। तो जो धान की भूसी के साक्ष्य पूछे कहाँ से मिला हुआ है, इलाहाबाद कोल्डी हवा से मिला है, और कब मिला है, 6500 बीसी में। तो सबसे नवीनतम साक्ष्य तुम्हारे लिए यही है। इसके अलावा बच्चे ध्यान देना है, मेक्सिको में 6000 बीसी में किसका साक्ष्य मिला था बेटा, मक्का का। और चीन में 7000 बीसी में किसका साक्ष्य मिला था, चावल का। चीन में चावल का साक्ष्य मिला था कब, 7000 बीसी में। और मैक्सिको में किसका मिला था, मक्का का। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिए बच्चे, यहाँ से अगर आपसे पूछे कृषि से रिलेटेड, अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आइए, इसके अलावा बच्चे आपसे क्वेश्चन और बन जाएगा, किससे बन जाएगा, पशुपालन से। अगर बच्चे पशुपालन का पूछे साक्ष्य कहाँ मिला था, तो देखो बेटा इसका 2 स्थान मिला है। एक तो आदमगढ़, जो होशंगाबाद कहाँ पर है बच्चे, मध्य प्रदेश में है। अगर पशुपालन का साक्ष्य पूछेंगे तो आदमगढ़ कहाँ है, होशंगाबाद में है। और कहाँ है बेटा, ये मध्य प्रदेश में है। और दूसरा क्या था, बागोर कहाँ, भीलवाड़ा, ये कहाँ है बच्चे, राजस्थान में। तो ध्यान देना है, पशुपालन का साक्ष्य दोनों जगह से मिला हुआ है, आदमगढ़ होशंगाबाद से, और दूसरा कहाँ से मिला, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से। तो अगर क्वेश्चन में प्यारे, अगर ये आएगा तो ये नहीं देगा, अगर ये देगा तो ये नहीं देगा। अगर दोनों दे दिया तो सबसे पहले किसको लगाएंगे, आदमगढ़ को। अच्छा, ठीक है, पर हमेशा जब भी आएगा कोई एक पाएगा। तो दोनों जगह से बेटा किसका मिला है, पशुओं का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक, आइए तो पहले आप ले लीजिए एसएसएस, क्या लेंगे, एसएस। अब जो भी होंगे एसएस समझ जाएंगे क्या होगा एसएस। आइए, आइए अब देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ से। आइए बच्चे, अब देखिए कुछ और बेटा स्थान है। जैसे बेटा आप देखेंगे पाषाणकालीन सभ्यता में ही एक स्थान है बुर्ज होम। क्या है, बुर्ज होम। अब बुर्ज होम जो है बेटा, ये कहाँ पर है, पहली बात तो जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ से मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया हम लोग क्या करते थे, मतलब कुत्ता पालतू जानवर है, इसे पालते थे, और इसको दफनाने के साक्ष्य अगर पूछ ले, मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो आप बताएंगे कहाँ से मिला है, बुर्ज होम से। हाँ, यही बेटा राख का टीला, अगर पूछे राख का टीला का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है, तो ध्यान देना है, सघन कुल्लन से मिला हुआ है, बेल्लारी से मिला हुआ है, और कहाँ से मिला है, बिकल लिहल से। 3 स्थान ये बेटा सबके सभी कहाँ है, दक्षिण भारत में। कहाँ पर है, ये ध्यान देना है, दक्षिण भारत में है।
तो याद करिएगा राख के टीला का सघन कुल्लन, बेल्लारी और प्लस पिकली हल। तो पिकली हल हो गया, बेल्लारी हो गया, सघन कुल्लन हो गया। ये तीनों स्थान से किसका मिला हुआ है? राख के टीला का प्रमाण। क्या मिला है? राख के टीला का प्रमाण। ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो ध्यान देना बेटा किसका किया था? कापर। क्योंकि हमें आपने बता दिया है ताम्रयुग। क्या बताए हैं? ताम्रयुग। तो बच्चे ध्यान देना। अच्छा बताओ ताम्रयुग को किस नाम से जानते हैं? सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किसने कौन सा हुआ था बेटा? तांबा का। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है बेटा? अगर पूछा जाए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आप बताएंगे नर्मदा घाटी। कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में मानव साक्ष्य मिला है बेटा। अगर आपसे मैं कहूँ कि मानव का साक्ष्य पृथ्वी सबसे पहले कहाँ से मिला था, तो आप बताएंगे कौन सा महाद्वीप है बेटा? अफ्रीका। अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में मानव की उत्पत्ति का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला हुआ है। और यही अफ्रीका में स्थान कौन सा बच्चे? युगांडा। क्या बच्चे? युगांडा। तो जो युगांडा देश है अफ्रीका में, यहाँ पर HIV के 80% पेशेंट मिले हुए हैं। समझ रहे? तो यहाँ से बच्चे ध्यान देना है युगांडा से। और इसके बाद 160 BC में 2 कंकाल के खोज हुए। 2 कंकाल के खोज हुए। और 2 कंकाल कहाँ से मिले थे? एक तो बेटा मिला था कहाँ से? जर्मनी से। कहाँ मिला था बेटा? एक मिला था जर्मनी से मिला था। और ये जो जर्मनी से कंकाल मिले थे 160 BC में जर्मनी से मिले थे। तो यहाँ से क्या हुआ, जो साक्ष्य मिले, तो जब इनका जर्मनी से जो कंकाल मिला ना, तो इन कंकाल का जब परीक्षण कराया गया तो इनका भी सोर्स जाके कहाँ से जुड़ा? अफ्रीका से जुड़ा। मतलब ये यहाँ के जो मानव के कंकाल मिले, तो इन कंकालों को जब परीक्षण कराया गया तो इनकी भी उत्पत्ति का जो सोर्स था वो कहाँ मिला? युगांडा से मिला, अफ्रीका से मिला। अर्थात मानव की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। ठीक है। तो हम लोग कहाँ उत्पत्ति हुई? अफ्रीका में हुई है। और अगर भारत में पूछेंगे मानव की उत्पत्ति का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ध्यान देना नर्मदा घाटी। पर आप जानते हैं साइंस इसके बारे में फेल है, आज तक नहीं बता पाए जीव की उत्पत्ति हुई कैसी है। हाँ आइए अगला बच्चे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। देखिए बात नहीं करिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज अगर पूछ ले, मानव द्वारा सबसे पहले कौन से अनाज का प्रयोग किया गया था, तो सबसे पहले बेटा कौन सा अनाज का प्रयोग किया गया था? जौ का। आप लोग गेहूं मत लगा दीजिएगा। सबसे पहले किस अनाज के मानव ने उगाना चालू किया था खाने के लेकर, तो किसको उगाया था? जौ को। और उस समय ध्यान देना है कुल 8 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। अगर मैं आपसे कहूँ कुल उस समय 8 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, तो जौ था और गेहूं। दूसरा प्रमाण कौन सा था? गेहूं। तो 2 प्रकार की फसलें उसमें उगाते थे, पर धीरे धीरे कुल 8 प्रकार की फसल उगाने लगे थे। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव ने कुल कितने प्रकार की फसल उगा रहे थे, तो टोटल 8 प्रकार के। वो कौन कौन से 8 फसल थे बेटा? तो जौ था, गेहूं था, चावल था, मक्का था, बाजरा था, सोरघम था, राई था, जई था। ये टोटल 8 फसलें उस समय उगाते थे। राइट। ये सारे क्वेश्चन बच्चे। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जहाँ से मानव संबंधी आपको जानकारी मिले, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूछे कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ बच्चे? भोपाल। कहाँ बच्चे? MP में है। कहाँ पर है? MP में है। इसके अलावा बच्चे मानव पूरा पाषाण काल में गुफाओं में रहता था। अगर मानव पूरा पाषाण काल में कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। तो इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कोजियन गुफा। और कोजियन गुफा कहाँ है बच्चे? चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है। तो बहुत ज़्यादा हमने क्या किया, आप पूरा चीज़ें जितनी भी चीज़ें थी हमने पाषाणकालीन सभ्यता से जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे क्वेश्चनों को क्या किया, एक एक करके हमने क्या किया बच्चे? देख लिया। अब इसी पाषाणकालीन सभ्यता को बेटा आप 3 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, और चाहे यही 15 मिनट की क्लास अटेंड कर लीजिए, तो आपके प्री के जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 घंटा बजाय 15 मिनट में क्या करिए, क्लास को कंप्लीट करिए। और जो ये परिणाम सीरीज है इसका लुत्फ उठाइए। और फिर मिलेंगे अगले सीरीज में अगले टॉपिक के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। जय हिंद, जय भारत।